स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी कर ली थी, अल्काइल हैलाइड्स की कर ली थी। आज हमें करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच का, दैट इज हैव स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। अब इस पोलराइज बॉन्ड के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक आकर ईजिली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, जिससे ये हैलोजन ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे अल्काइल हैलाइड है वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और कैसे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन। अब देखो सारे के सारे हैलोजन, चाहे एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ जाए, सभी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो। लेकिन कौन सा हैलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, मतलब किस केस में जो रिएक्शन है वो जल्दी अच्छे से फास्ट हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें तो कौन सा हैलोजन अच्छे से यहाँ पर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो हैलोजन क्या है, इजीली से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जनरली वो हैलोजन जिसकी बेसिसिटी क्या होती है, लेस होती है, बेसिसिटी क्या होगी, लेस होगी, वो क्या कर लेगा, इजीली से क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। तो अगर हम बेसिसिटी किसके बारे में बात करते हैं तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर फ्लोरीन की बेसिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है, मतलब वो क्या है, ज़्यादा क्या करके रखता है, अपने इलेक्ट्रॉन को फॉर्मली जो है ऑपरेट करके रखता है, साथ रखता है। तो अगर इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है तो इसकी लिविंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अभी बोला ना मैंने कि बेसिसिटी जितनी कम उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप, और बेसिसिटी जितनी ज़्यादा उतना ही कम क्या है, अच्छा वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन और आयोडीन। इसका मतलब क्या हो गया, जो है कार्बन और आयोडाइड आयन के बीच का ये जो बॉन्ड है, यहाँ से आयोडीन ईजिली क्या कर सकता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा ये आयोडीन क्या हो जाएगा, यहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएगा। इसलिए जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आयोडीन वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और फ्लोरीन वाला कम। और अगर हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करते हैं तो आयोडीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की बेसिसिटी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उतना ही कम वो अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। लिविंग ग्रुप मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि वो जो ग्रुप निकल रहा है, यहाँ से हैलोजन निकल रहा है, तो हैलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप। अब हैलोजन, कौन सा हैलोजन जल्दी से निकलेगा, जिसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। आयोडाइड आयन की बेसिसिटी कम होती है, इसलिए वो अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं इसकी, जैसे देखो ये आपको सबको आती हैं, ये इसमें मेरा करवाने वाला कुछ नहीं है कि हैलोजन जब OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, X रिप्लेस हो जाएगा OH से, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की। सिमिलरली OR के साथ रिएक्ट करेंगे तो X यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम साइनाइड जब अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X को ये रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर यही साइनाइड को आप, मिथाइल जो हमारे पास साइनाइड बना, इसका आप अगर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, वो भी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो आप क्या देखेंगे, आपके पास फॉर्मेशन होती है एसिटामाइड की, मतलब अमाइड ग्रुप आ जाता है, CONH2 ग्रुप क्या है यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, और अगर आप क्या है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाता है, ये CN ग्रुप रिप्लेस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। AgCN के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग कार्बन से होने की बजाय किसके साथ होती है, नाइट्रोजन के साथ होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेम आप कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ भी करवा सकते हैं। जब R-CO नेगेटिव के साथ होगी रिएक्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये X को रिप्लेस कर देगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन, और यहाँ ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी R-COOR एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली नाइट्रो ग्रुप के साथ भी आप रिप्लेस करवा सकते हैं इसको, आपके पास नाइट्रो एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाइट्राइड ग्रुप के साथ करवाएंगे तो आपके पास एल्काइल नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल चल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप क्या करवाते हैं, अमाइनो एसिड्स के साथ करवाते हैं तो आपके पास इथाइल अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आयोडीन को कौन रिप्लेस कर देगा, NH2 रिप्लेस कर देगा, और आयोडीन HI क्या है, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। सिमिलरली आप क्या है, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो X की जगह हाइड्रोसल्फाइड आ जाएगा। अगर आप क्या है, मरकैप्टाइड, इसको क्या बोलते हैं, थायोएस्टर्स बोलते हैं, जो
जब आप एसआर जो मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास थायो ईथर की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली आप हैलोजन को किसी भी अल्काइल ग्रुप से भी रिप्लेस करवा सकते हैं, इससे क्या है, फॉर्मेशन होती है एल्केन्स की। जैसे यहाँ देखिए सोडियम के साथ आपने रिएक्ट करवाया, पहले सोडियम ने रिप्लेस कर दिया एक्स को, अब क्या हुआ, ये वाला जो आर है वो एक और आर एक्स के साथ ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से एक्स निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आर आर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली आप 12, 13, 14 रिएक्शन भी क्या है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट आप क्या है, अदर रिएक्शन भी कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आप लोगों ने की हुई है भाई, बिल्कुल की हुई है हमने। ये देखिए याद आ रहा है आपको कुछ यहाँ पर कि यहाँ पर पहले हमने इससे ये बनाया था और अब वापस क्या बना रहे हैं, प्रोपाइलिन बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपाइलिन बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी हमारा जो अल्काइल ब्रोमाइड है उसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो कार्बन जो एडजेसेंट है, बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, ये क्या है आपका बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर ये जो बीटा हाइड्रोजन है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है Br के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हो गया, यहाँ से Br लॉस हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है। तो हो जाएगी अभी 15। ऐसे ही आप 16 रिएक्शन भी कर सकते हैं। आप क्या करवा सकते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवा सकते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल जो है हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली मैग्नीशियम ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना सकते हैं आप भाई, जैसे आपने इथाइल आयोडाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम बीच में क्या हो गया आकर इंसर्ट हो गया किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। तो ये क्या बन गया, RMgX नहीं बन गया, और RMgX को हम क्या बोलते हैं भाई, डायजो जो हमारा क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिथियम के साथ भी आप करवा सकते हैं, ब्रोमीन को कौन रिप्लेस कर देगा, लिथियम। ऐसे ही आप ये भी आइसोमराइजेशन भी आप इनका करवा सकते हैं। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ब्रोमीन पहले यहाँ था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, साथ वाले कार्बन पर, यहाँ पर क्या है आपका जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन विच पोजीशन ऑफ हैलोजन चेंज हो जाती है, लेकिन कार्बन क्या रहता है, हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, ये तो नॉर्मल रिएक्शन थी जो आपको करनी है। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कितने टाइप के न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं SN1 और एक को हम बोलते हैं SN2, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड मेनली 2 तरह के मैकेनिज्म शो करते हैं, फर्स्ट इज नोन एज SN1 मैकेनिज्म एंड द सेकंड वन इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म, वेयर S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यहाँ पर भी S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड फॉर जो है आपका बाईमोलिकुलर, ठीक है। तो ये SN1 और SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिफरेंस क्या है, देखिए जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये जनरली 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, और SN2 क्या होता है, ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। SN2 2 स्टेप होता है और SN1 2 स्टेप होता है, SN2 क्या होता है, ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 में क्या होता है, SN1 में आपको क्या देखने को मिलता है, जनरली जो रेट है रिएक्शन का वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली 1 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, SN1, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। लेकिन SN2 के अंदर जो रेट है वो क्या करता है, 2 जो है हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर और एक जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसके ऊपर। तो उन दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसकी वजह से जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो हो जाती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर और SN2 हो जाती है सेकंड ऑर्डर। क्यों, क्योंकि सेकंड मतलब 2 मॉलिक्यूल पे रेट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। SN1 के अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और SN2 के अंदर क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ना होकर यहाँ पर क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमें करना है SN2 मैकेनिज्म। जैसे SN2 काम तो वही होगा, अभी भी क्या होगा, कोई भी हैलोजन है आपके पास, उसके ऊपर क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आपके पास जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हम SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं तो SN2 में ये देखा गया कि जो रेट है रिएक्शन का वो इस OH के ऊपर डिपेंड ना कर, मतलब बायोमोलिकुलर है, जो रेट है रिएक्शन का वो OH पे भी, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमारा अल्काइल हैलाइड कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो SN2 रिएक्शंस में जो रेट है हमारा वो RX के ऊपर भी डिपेंड करेगा, OH के ऊपर। तो 1 और 1 2, 1 + 1 2, तो ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती है, फॉलो करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
बायोमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा कोई भी हमारा हेलोजन हैलाइड था, कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जी कार्बन था, कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक ब्रोमीन था और 3 हाइड्रोजन थे। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, उसने क्या किया, बैक साइड अटैक किया। याद रखना इसमें हमेशा आपको बैक साइड अटैक करवाना है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट में कौन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो जैसे ही OH कार्बन के बैक साइड से अटैक करेगा, तो जैसे ही ये अटैकिंग शुरू करेगा अपनी, साथ के साथ ही कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या है, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। कार्बन और OH का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन की, वो क्या है, अब पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ तो इधर पोर्शन में है और कुछ क्या है इधर पोर्शन में है, जिससे क्या है एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जो प्लेनर होगी, जिसमें कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ना तो ये बॉन्ड पक्का पूरा बना है, ना ये बॉन्ड पूरा टूटा है। तो इन बॉन्ड को कंसीडर ना करके हम ओनली इन 3 बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, जिससे हमारे पास 3 बॉन्ड आते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है, sp2। और sp2 होने की वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो प्लेनर बनती है। ट्रांजिशन स्टेट रीच आउट करने के बाद क्या होता है, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन के बैक साइड पर आकर OH क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये मैकेनिज्म है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो OH है वो बैक साइड आकर अटैक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी हमें प्रोडक्ट की, वो क्या मिल रही है, रिएक्टेंट से इन्वर्स मिल रही है। इन्वर्स कैसे मिल रही है, यहाँ पर तो ब्रोमीन यहाँ था और यहाँ पर क्या आ गया है, OH पीछे बैक साइड पर आ गया है, किसके, कार्बन की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन ना मिलकर हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्जन मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन का। इन्वर्जन मतलब उल्टी कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली SN2 मैकेनिज्म से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, इन्वर्जन होती है, किसकी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है, ठीक है, हो जाएगा। तो अगर इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो इस तरह का इसका कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या कर रही है, हमारी लाई कर रही है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया ना कि जनरली यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो जो कार्बन है वो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। प्लस मान लीजिए अगर यहाँ पर ये मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है, तो जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी जाते हैं तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप बढ़ते जाते हैं। तो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतना ही ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन का बैक साइड अटैक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप आ गए। अगर बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो क्या OH आसानी से अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर OH आयन आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी जा रहे हैं तो क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी, SN2 मैकेनिज्म की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हो जाएगा, हाँ जी, कोई दिक्कत। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अब आपकी हो जाएगी यहाँ से। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं SN2। अच्छा, ये SN2 रिएक्शन ना ध्यान से करना, एग्जाम में ना कई बार वो इसका आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। बात वो SN1-2 की ही करता है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा देता है। सबसे पहले स्टीरिक फैक्टर तो मैंने आपको बताया ना अभी कि प्राइमरी ज़्यादा होते हैं, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और प्राइमरी से भी ज़्यादा क्या होते हैं, मिथाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ हैलोजन, ये भी हमने बात कर लिया भाई। एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप कि अगर आयोडीन है तो वो क्या है, हमारा ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब उस केस में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और फ्लोरीन हमारा कम अच्छा लिविंग ग्रुप है तो उस केस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर OH आयन, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो कैसा है, उसके ऊपर भी क्या करेगा, हमारा रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो और जो रिएक्टिविटी है वो इस ऑर्डर फॉलो करती है भाई। जो CN होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होता है और वाटर क्या होता है, सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, अटैक करता है। ये हमारा क्या है, एल्कोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्साइड है, और ये एसीटेट हमारा क्या हो गया, अनायन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बिल्कुल, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी अफेक्ट करता है। SN2 रिएक्शन में अगर हमारे पास सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को पोलर करने के बजाय रिएक्टेंट को ज़्यादा पोलर कर देता है, जिसकी वजह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए जनरली नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में हम क्या कहेंगे कि पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, जो है सोलवेट कर देते हैं ज़्यादा, किसको, हमारे रिएक्टेंट को, किससे ज़्यादा, ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा, जिससे रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं SN1 की। SN1 मैंने आपको बताया है क्या
कि हमारे पास क्या है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है पहली बात तो, और ये यूनिमोलिकुलर है। क्यों? यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, RX क्या है, कन्वर्ट हो जाता है R पॉजिटिव X नेगेटिव। इसका मतलब इसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। प्लस ये स्टेप हमारा क्या होता है, स्लो। और आपको पता है जो भी स्टेप स्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट में क्या है, ओनली क्या है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट का मोलिक्यूल है, इसलिए हमारी क्या है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि रेट क्या है, ओनली एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बन गया, अब OH आकर इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ROH बना लेगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है, यहाँ स्लो स्टेप हुआ, ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और यहाँ ये Br नेगेटिव। अब यहाँ क्या हुआ, अब OH आकर इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट है। तो एक हमारे पास ये टर्शरी हैलाइड है, देखो ये टर्शरी है ना, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन है। एक हमारे पास प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? अब देखिए यहाँ पर जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब अगर जितना ज़्यादा ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेट हो जाएगा रिएक्शन का। इसका मतलब एक हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है। तो टर्शरी के केस में कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, गायब करेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और प्राइमरी से भी कम क्या होते हैं हमारे, कौन होते हैं भाई, आपके मिथाइल नॉर्मल जो आपके होते हैं जो है अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जिसमें ओनली हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, इनका ये बनता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, क्या बना ली, ट्रांजिशन स्टेट बना ली। इस ट्रांजिशन स्टेट पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन गया, कार्बोकेटाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। अब ये OH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर एक और ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा SN1 की एक बहुत खास बात है, इसके अंदर ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो अंडरगो जा सकता है रीअरेंजमेंट के अंदर। तो इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन है वो जा सकता है अंडरगो रीअरेंजमेंट। कैसे? देखो, मान लीजिए आपके पास ये है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आ गया जिसमें साथ वाले कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। वो कार्बन जो ब्रोमीन कैरी आउट कर रहा है उसके साथ वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो मान लीजिए पहले ब्रोमीन निकला, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, ये साथ में जो कार्बन था दैट इज़ नोन एज आपका जो है अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पर। तो यहाँ पर एक तो आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन गया और आपके पास क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। तो आपके पास अब यहाँ पर जो OH है वो यहाँ भी आकर जुड़ सकता है और आपके पास OH आपका यहाँ भी आकर क्या है, जुड़ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन में आपको क्या है, जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी जो है देखने को मिलती है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो यहाँ पर आप कहोगे कि मैडम एक तो प्रोडक्ट बनेगा ये कि यहाँ पर बन गया कार्बन कार्बोकेटाइन, आगे वाला स्पेस हो गया खाली क्योंकि ब्रोमीन पहले ही निकल गया। तो OH यहाँ से 2 तरह के अटैक कर सकता है, एक तो यहाँ से फ्रंट साइड अटैक कर सकता है और एक यही OH यहाँ से बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनने के चांसेस हैं। क्या? एक तो यहाँ पर रिटेंशन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। रिटेंशन का मतलब जैसे पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी की वैसी बन गई। देखो ब्रोमीन यहाँ था, OH भी यहाँ है। एक इन्वर्जन भी हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन का। क्यों? क्योंकि OH यहाँ पर बैक साइड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको जनरली SN1 रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका जो है रिटेंशन भी हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में। देखो ये रिटेंशन था, सेम साइड OH आकर अटैच हो गया। और यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन भी हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मिक्सचर आएगा वो क्या कंटेन करेगा, एनेंशियोमर्स क्या करता है, कंटेन करता है। अब ये देखो ये एनेंशियोमर है, ये एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। लेकिन अगर ये एनेंशियोमर है तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये भी इक्वल अमाउंट में बन रहा है, ये भी इक्वल अमाउंट में बन रहा है, तो ये भी 50% बन रहा है, ये भी 50% बन रहा है। और आपको पता है एक जो एनेंशियोमर्स होते हैं उसकी एक ही कॉन्फ़िगरेशन अगर D है तो दूसरे की क्या होगी, L। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में हैं तो ये D50 और L50 दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब हमारे पास जो मिक्सचर आएगा वो जनरली क्या आएगा, हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर आना चाहिए। फिर बिल्कुल रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जो दोनों D और L फॉर्म की इक्वल अमाउंट क्या करते हैं, कंटेन करते हैं।
हैं, लेकिन इस केस में ऐसा आपको नहीं मिलता। क्यों? यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ इन्वर्जन क्या मिलता है आपको, प्रीडोमिनेटिंग मिलता है देन रिटेंशन के। क्यों? वो कहते हैं कि कार्बोकेटाइन जब बन रहा था, कार्बोकेटाइन बस बन ही रहा था, मतलब Br निकल ही रहा था, उससे पहले ही OH क्या है, बैक साइड से अटैक कर देता है। समझ रहे हो ना, अभी कार्बोकेटाइन पूरा बना नहीं है, उससे पहले ही OH क्या कर देता है, बैक साइड से अटैक कर देता है, जिससे होना तो ये चाहिए था कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, प्रीडोमिनेंट अमाउंट में मिलता है। अब जैसे ही हमारा जो कार्बन है वो निकलेगा, तब कुछ अमाउंट में OH क्या कर देगा, फ्रंट साइड से अटैक कर देगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो कुछ अमाउंट में क्या बन जाता है, आपका जो है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बन जाता है। तो जनरली जब आप अटैक करवाते हो SN1 से, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरे के अंदर रिटेंशन। लेकिन रिटेंशन वाला जो प्रोडक्ट है वो कम फेवरेबल होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि कार्बोकेटाइन अभी बनता ही नहीं है, पहले ही आकर जो OH आकर अटैक कर देता है, इसलिए इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रीडोमिनेटिंग बनता है देन रिटेंशन वाले से। नेक्स्ट फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई कि एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए इसके केस में, कि टर्शरी ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी देन प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है। नेचर ऑफ हैलाइड लिविंग ग्रुप वही सेम रहता है जैसे अभी उसमें SN1 में था। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसमें न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड ही नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल पे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ये रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, जल्दी से कार्बोकेटाइन में ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या है रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप SN2 और SN1 को स्टडी करें तो आप क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, कि जनरली ये देखा गया जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एजेंट होते हैं वो तो फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म, और जो थोड़े वीक होते हैं वो फॉलो करते हैं SN1, क्योंकि उनके लिए कार्बोकेटाइन पर अटैक करना आसान होता है, क्योंकि SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बन जाता है, जिससे वीक न्यूक्लियोफाइल भी उसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये देखा जाता है कि हाई कंसंट्रेशन पे हमेशा SN2 रिएक्शन होती है और लो कंसंट्रेशन पे हमेशा SN1 रिएक्शन होती है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि पोलर सॉल्वेंट SN2 की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, लेकिन SN1 में क्या है, इस स्टेट को ज़्यादा पोलराइज बना देते हैं, जिससे क्या है SN1 की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से SN1 और SN2 आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई SN1 और SN2। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर, अच्छा ये जो है बीच वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट करना है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड विद रिस्पेक्ट टू द अल्काइल हैलाइड। एक आपके पास ये विनाइल हैलाइड है और एक आपके पास नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3Cl ले लिया, दिस इज नोन एज अल्काइल हैलाइड। तो दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, विनाइल हैलाइड्स के अंदर ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो क्या चला जाएगा, अंडरगो रेजोनेंस चला जाएगा, जिससे ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर ऐसा कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द विनाइल हैलाइड। ठीक है, या फिर आप दूसरे वे में और क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर ये जो कार्बन है अल्काइल हैलाइड के अंदर वो क्या है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके अंदर जो ये कार्बन है, दिस कार्बन ये क्या है भाई, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। ध्यान से देखिए 1 2 एंड 3, दिस इज sp2। तो एल्काइल के अंदर तो sp3 है और विनाइल के अंदर कार्बन क्या है, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको अच्छे से पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया कि लेसर एस करेक्टर हो गया, और sp2 में क्या हो गया, ज़्यादा एस करेक्टर हो गया। तो जितना कम एस करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है हमारा कोई मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज एस कम है, और कार्बन वो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या है कम रिएक्टिव है, सॉरी sp2 वाला क्या हो जाएगा आपका, कम रिएक्टिव हो जाएगा। sp2 वाला क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। और ये भी रीज़न हम बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, विनाइल हैलाइड से। तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या होता है हमारा, फिनिश होता है, चैप्टर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अराइल हैलाइड्स की। अब तक हमने बात की थी अल्काइल की, अब हम बात करेंगे अराइल की। ओके, थैंक यू।